सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। तो कहने का मतलब है कि क्लास 8 का एनसीईआरटी है वो हमारे मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा जीएस पेपर थर्ड में भी जो सिलेबस में दिया हुआ है वो कृषि के बारे में उसमें पढ़ना है। तो दोस्तों आप एनसीईआरटी ऐसे पढ़ सकते हो, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, और आप नोट्स बना सकते हो। पीडीएफ फाइल तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। आप अगर जो न्यू एस्पिरेंट है तो आप 5 से 6 बार पढ़ सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, केवल नोट्स और वीडियो से काम आपको नहीं चलेगा। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल पे आप अगर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करो और दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि हिंदी माध्यम में कहीं ना कहीं कंटेंट का कमी है, उसको हम पूरा कर सकें और सभी तक वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इस लेसन में जो दिया है कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया। कृषि जो है वो क्या है, प्राथमिक क्रिया। ठीक, जैसे जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि क्या उत्पादन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। ये क्या, प्राथमिक क्रिया में कृषि आ गया, कृषि। ठीक, और सेकेंड द्वितीय क्रिया में क्या आ गया, द्वितीय क्रिया में आ गया उद्योग, और तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र, ये तृतीय क्रिया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये लेसन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और इससे 2 क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया था, उसे हम सोल्व करने का आज कोशिश भी करेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या, जैसे कि क्या, कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि हेतु आवश्यक है। ये सब क्या है, अब कृषि के लिए अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु क्या है, आवश्यक है। ठीक, देखो एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना करके दिया गया था, इसे मीन्स ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में क्या होता है, कृषि व पशुपालन होता है। सेरिकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। और बीटी कल्चर में अंगूरों की खेती किया जाता है, जिसे द्राक्ष कृषि कहा जाता है। ठीक, हॉर्टिकल्चर में उद्यान यानी फल सब्जियां का होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। ठीक, इसे आप याद कर लेना, क्योंकि इसको दे देगा मिलान करने वाला, या फिर ए बी करके देगा और एक 1 2 3 करके देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन कौन सा सही है, यानी कि ठीक ये क्वेश्चंस दे सकता है पीटी में। देखो एक बॉक्सेज में दिया गया था क्या, निवेश, ये बॉक्सेज में दिया गया था निवेश और मानवीय निवेश, मतलब मानवीय निवेश और भौतिक निवेश में कौन कौन सा आता है, क्या क्या होता है। ठीक, देखो ये मेंस में पूछा जा सकता है। बैकवर्ड लिंक, बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक। बैकवर्ड लिंक में क्या होता है, ये उत्पादन से पहले बैकवर्ड लिंक में उत्पादन से पहले किसान क्या क्या करते हैं, जैसे कि जुताई करते हैं उत्पादन से पहले, उसमें ये क्या है, बैकवर्ड लाइन। और फॉरवर्ड लिंक में क्या आता है, उत्पादन के बाद किसान क्या क्या करते हैं, जैसे क्या भंडारण, मशीनीकरण, परिवहन में बढ़ावा। यानी कि अगर बोलेगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से मेंस में आ सकता है, क्या खाद्यान्न में, भारत में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए बैकवर्ड लिंक और फॉरवर्ड लिंक में क्या क्या चेंजेज कर सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेज कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पहले क्या है, अभी भी बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में क्या है, जो खेत जो है वो क्या छोटे छोटे आकार में, तो हम बैकवर्ड लिंक में क्या क्या कर सकते हैं, खेत के आकार को बढ़ा सकते हैं। फॉरवर्ड लिंक में क्या कर सकते, खेत के आकार को बढ़ा सकते हैं, मशीनीकरण, ये अच्छे प्रकार के बीजों का उपयोग करेंगे, रसायन का उपयोग करेंगे। ठीक, अब फॉरवर्ड लिंक में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो, मशीनीकरण, परिवहन व्यवस्था, ये सब क्या फॉरवर्ड लिंक में चेंज करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न की कमी को दूर कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में, इसे आप ध्यान देना। देखो जैसे निवेश में क्या क्या है, मशीनरी को लगाना, बीज रसायन, उसके बाद फिर प्रक्रम में आता है जुताई, बुआई, छिड़काव, उसके बाद फिर फसल तैयार होता है। ठीक, मानवीय निवेश में आता है भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। और भौतिक निवेश में आता है सूर्य की प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा, ढाल, ये क्या है, भौतिक निवेश है।
कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार के होते हैं? कृषि 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि यानी कि शब्दों से पता चलता है क्या? जीवन निर्वाह, यानी कि जीवन को चलाने के लिए जो कृषि किया जाता है, अपने परिवारों को भरण पोषण करने के लिए जो कृषि किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि में मेनली रूप से पैसे, मतलब कि अधिक मात्रा में पैसा, यानी कि लाभ कमाना, वाणिज्य, उसी को अधिक मात्रा में लाभ कमाना ही क्या है? वाणिज्यिक कृषि। ठीक, जैसे निर्वाह कृषि का है परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो किया जाता है वो क्या है? निर्वाह कृषि। जैसे हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश में क्या है? ज़्यादातर किस टाइप का खेती होता है? निर्वाह कृषि। और पंजाब, हरियाणा में किस तरह का होता है? वाणिज्यिक कृषि। लेकिन अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक, जैसे निर्वाह कृषि में क्या-क्या? निम्न उत्पादकता में कमी, मतलब कि बहुत कम होगा। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी व मशीनीकरण, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में मशीनीकरण, उत्तर प्रदेश में तो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अच्छा खासा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है? मशीनीकरण उतना डेवलप नहीं, उतना अधिक यूज़ नहीं होता है। ठीक, अब इसका आता है ये निर्वाह कृषि में आता है उसका गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का क्या होता है? जोत का आकार क्या होगा? छोटा। अभी हमने बताया था क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या बहुत जोत जो है खेतों के आकार है जो क्या बहुत छोटा है। श्रम प्रधान कृषि, ये के श्रम प्रधान, इसी में होता है परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। इसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। परछन बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है और किससे जुड़ा है? तो क्या है? ये कृषि से जुड़ा है, ये इसी में, यानी कि श्रम प्रधान कृषि है। ये बहुफसली व्यवस्था होता है। एक छोटा सा खेत है, इसमें क्या बहुत सा फसल, यानी कि एक या फिर एक छोटा सा, मतलब कि एक किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें सभी अपने आपूर्ति को कम करने के लिए क्या सभी प्रकार के फसल लगाते हैं। जैसे क्या रबी फसल में लगाते हैं तेल लगाते हैं, आलू लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, ये सब क्या करते हैं? तो एक छोटा सा ही एरिया में वो सारा तरह का फसल उग जाते हैं। इसमें मुख्य फसल कौन-कौन सा है? चावल, धान, चावल, अन्न, गेहूँ, मक्का सबसे प्रमुख है मुख्य। अन्न में क्या है? गेहूँ, मक्का। क्षेत्र क्या है? दक्षिण व पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश, यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी जैसे उसमें भारत आता है। एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत और इंडोनेशिया, ये सब क्या है? ये यहाँ पे कौन सा कृषि होता है? गहन कृषि होता है। ठीक, सेकेंड है ये आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थानांतरित होता है, एक चलवासी। स्थानांतरित मतलब क्या होता है? ये वनों को काट कर, यानी कि जो हम लोग पढ़े थे क्या, एक जैसे ये वन है या फिर मतलब कि एक एरिया है, यहाँ पे क्या है? इतने भाग में वन लगा हुआ है, यानी कि वन लगा हुआ है। ठीक, पूरे में वन लगा हुआ है। तो इसको क्या किए? पहले इसको साफ किए, यानी कि पहले वन को काटे, जलाए, उसके बाद फिर यहाँ पे खेती करना स्टार्ट किए। अब ये जब 2 साल 3 साल के बाद ये क्या हो गया? अनुर्वरक हो गया, यानी कि उपजाऊ उतना नहीं रह गया, तो इसको छोड़ करके फिर दूसरी तरफ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। इसको बाद फिर इसको फिर साफ करेंगे, यहाँ पे जंगल को साफ करेंगे, उसके बाद यहाँ खेती करेंगे। उसके बाद फिर ये भी जब क्या हो जाएगा? अनुर्वरक हो जाएगा, तब फिर इसको छोड़ करके फिर दूसरे भी जगह पे जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। जैसे क्या? ये वनों को काटकर जलाकर कृषि, राख मृदा उसमें मिला देते हैं, और तो उर्वरकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मुख्य फसल कौन कौन सा है? मक्का, रतालू, आलू, कसावा, कर्तन, इसी को क्या करते हैं? कर्तन व धान कृषि, इसी को बोल सकते हैं कि कर्तन व धान कृषि का प्रकार, मतलब कि किससे बोला जाता है? ये कौन सा है? ये स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। ठीक, भूमि की उर्वरता समाप्ति पर ये दूसरी जगह पे कृषि करने के लिए चले जाते हैं। क्षेत्र कौन सा है? अमेजन बेसिन। इसी के कारण क्या हो रहा है? अमेजन का जो जंगल है, वन है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वो नष्ट हो रहा है। ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया व उत्तरी पूर्वी भारत में ये इसका क्षेत्र है। ये सब थोड़ा ध्यान दें। ये देखो झूमिंग कृषि किसे बोलते हैं? ये झूमिंग इसी प्रकार है, यानी कि इसका अलग अलग नाम है। ऊपर में देखो, भारत में झूमिंग कृषि बोला जाता है। मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, रोका बोला जाता है ब्राज़ील, और लदांग बोला जाता है मलेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बॉक्सेज में लगाए हुए हैं, क्या है? बॉक्सेज में लगाया हुआ है, इसमें नहीं, कहाँ पे लगा हुआ है? देखो यहाँ पे, इसमें देखो लगा हुआ क्या? स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों के विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में बोला जाता है, और मिप्ला बोला जाता है मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, और लांगदा बोला जाता है मलेशिया। ठीक, तो ये सब क्या है? ये स्थानांतरित कृषि का ही भाग है। चलवासी पशुचारण दूसरा है। चलवासी पशुचारण क्या है? सहारा के चलवासी पशुचारण क्या है कि देखो कि जिस एरिया में मान लिया जाए ये एरिया है, यहाँ पे अभी मानसून ठीक ठाक है, छोटे छोटे घास अभी ठीक ठाक है, तो वो जो पशुपालन जो करते हैं वो यहाँ पे पशु को ले आते हैं। उसके बाद फिर ये मानसून जो है कि अधिक गर्मी पड़ने लगा, यानी कि राजस्थान का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान तरफ जाएंगे तो क्या होता है?
कि यहाँ पे ये ठंडी के दिनों में या फिर बरसात के दिनों में यहाँ पे अधिक मात्रा में वहाँ पे जानवर को लेकर के रहेंगे। अब जैसे ही फिर से गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या ये चलना किधर चले जाएंगे, ये पूर्वी राजस्थान में। जब यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो चले आते हैं पूर्वी राजस्थान में। अब पूर्वी राजस्थान पे जब फिर से ये यहाँ पे फिर वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे वर्षा यानी कि पानी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो फिर क्या चले जाते हैं इधर। इसी को क्या बोलते हैं, चलवासी पशुचारण। जैसे आप रोड पे देखते होंगे कि क्या, जैसे राजस्थान का ही एग्जांपल ली है, ऊँट। जैसे ऊँट का पालन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। आप जैसे देखे होंगे कि क्या, रोड पे देखे होंगे, फिर मूवी में देखते होंगे कि क्या उसको गैड़िया, जो भेड़िया को पालता है, वो गैड़िया क्या करता है, वो एक बड़े से झुंड लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, चलवासी पशुचारण। जैसे लद्दाख में देख लेते हैं क्या, लद्दाख में गर्मी के दिनों में कहाँ चले जाएंगे, गर्मी के दिनों में चले जाएंगे क्या, यहाँ ऊपर में चले जाएंगे। अब जैसे ही फिर से ठंडा स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या, यानी यहाँ पे बर्फ़ ढक लेना, बर्फ़ छादित हो जाएगा। तो बर्फ़ छादित हो जाते हैं, तो फिर क्या चलाते हैं, ये नीचे चलाते हैं। ये पशुचारण, चलवासी पशुचारण का एग्जाम्पल थी। जैसे सहारा के अर्धशुष्क व शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया, राजस्थान व जम्मू एंड कश्मीर, ये भारत में यहाँ पे चारे व पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ये जाते हैं। यहाँ पे बॉक्सेस से छूट गया था, देख लेते हैं। ये रोचक तथ्य है कि जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों का स्थान पर जैविक और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी आनुवंशिक रूपांतरित नहीं किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, जैविक कृषि। देखो इसका एक क्वेश्चन इसके बारे में बताते हैं। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर किया जा रहा है, वो क्या है, सिक्किम में क्या है, सिक्किम में पूर्ण रूप से जैविक कृषि किया जा रहा है। जैसे दक्षिणी भारत में कर्नाटक तरफ में भी है क्या, कर्नाटक में, तमिलनाडु में भी जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। और भारत सरकार का भी अभी आ रहा है स्कीम, नए स्कीम आ रहा है, उसमें क्या, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, या फिर कहीं पे कोट कर सकते हो कि क्या, ऐसे में जो पूछा जाता है, ऐसे जीएस पेपर 3 में ऐसे जो पूछा जाता है, उसमें कोट कर सकते हो कि क्या, सिक्किम पहला राज्य है जहाँ पे पूरी तरह से जैविक कृषि किया जा रहा है। ठीक, देखो दूसरा प्रकार क्या था, वाणिज्यिक कृषि। ये क्या, बाजार विक्रय हेतु कृषि व पशुपालन, ये वाणिज्यिक कृषि। अभी बोले थे क्या, इसमें क्या, वाणिज्यिक कृषि में होता है क्या, अधिक मात्रा में लाभ कमाना, उसी को वाणिज्यिक कृषि का मेन पर्पस है। इसमें क्या होता है, उच्च उत्पादकता होता है, उच्च स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मशीनीकरण, निवेश अधिक। इसमें क्या होता है, उच्च स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब कहने का मतलब कि क्या, ये ड्रोन से, भारत में तो नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, ड्रोन से क्या होता है, सिंचाई, ये छिड़काव होता है, और ड्रोन से ही मिट्टी का हर एक समय पे मिट्टी का निरीक्षण किया जाता है कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ इसमें डालना चाहिए। तो क्या, यहाँ पे उच्च स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। मशीनीकरण क्या, वहाँ बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है, अधिक निवेश होता है। जब मशीनीकरण, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाएगा, तो क्या, अधिक निवेश होता है। ठीक, वाणिज्यिक अनाज कृषि। देखो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या, गेहूं व मक्का का सबसे अधिक होता है। ठीक, उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के शीतोष्ण घास क्षेत्र में अधिक ये कृषि होता है। देखो अत्यधिक ठंड व वर्षण काल में बाधित करती है, इस कारण की एक फसल होता है। देखो इस मतलब ये कहने का मतलब क्या, ये शीतोष्ण घास के क्षेत्र में क्या होता है कि अधिक वर्धन काल में, मतलब कि जब फसल जो होता है पकने में, ऐसे अब तो आगे गेहूं को पहले लगता था क्या, 150 दिन के आसपास उसको पकने में लगता था। अब क्या लगता है, यानी कि 90 से 110 दिन में क्या, गेहूँ क्या पक करके रेडी हो जाता है। तो जहाँ पे अधिक ये ठंडा पड़ेगा, तो वहाँ पे पकने में टाइम लगता है, ये फसल को पकने में टाइम लगता है। तो क्या, वहाँ पे सिर्फ एक ही फसल होता है। ठीक, ये समझ गए होंगे आपको। देखो मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित देखो देख लेते हैं। ये इंडिया में तो नहीं, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मान लीजिए इतना बड़ा एक खेत है, ठीक, इसको 3 भाग या 4 भाग में इसको बांट दिया। इसमें क्या है, इसमें गेहूं का उत्पादन हो रहा है। ठीक, गेहूं का, इसमें क्या हो रहा है, अन्य चीज़ क्या हो रहा है, जैसे दलहनी हो रहा है, इसमें पशुपालन हो रहा है, यहाँ पे मुर्गी पालन हो रहा है। देखो इसको क्या क्या फायदा, जब इसमें गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो गेहूं का जो डस्ट पार्टिकल है, यानी कि जो उसका अवशिष्ट पार्ट है, उससे क्या भूसा बना करके किसको खिलाया जा रहा है, उसको खिलाया जा रहा है
पशुपालन में उसका उपयोग हो रहा है। दलहनी में क्या है, जो दलहनी का इसका भी डस्ट, ये जो भूसा है उसको क्या किस में यूज़ हो रहा है, ये जानवर को। और जो दलहनी का जब छोटे-छोटे उसमें कुछ टूट जाते हैं, तब उसको क्या उसको खिलाने के लिए किसमें प्रयोग हो रहा है, मुर्गी पालन में। और इसका जो डस्ट ये निकला, गोबर जो निकला, उसको क्या किस चीज़ में प्रयोग हो रहा है, जैविकों को बढ़ावा देने के लिए। और जो मुर्गी का जो लाभ होता है वो बोला जाता है क्या, अधिक उपजाऊ उर्वरक, खेतों को उर्वरक बनाने में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि बहुत ही लाभदायक है। तो इसको फिर क्या करता है, खेत में डाल दिया जाता है। तो एक ही स्थान पे उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, यहीं से क्या कर रहा है, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल यानी जो भूसा है उसको किस चीज़ में प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ के गाय को खिलाने के लिए, मुर्गी को खिलाने के लिए। और ये जब गाय से जो निकला, यानी कि जो दूध निकला और ये जो फसल होगी क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। ठीक, ये आई होप इसे समझ गए होगा। मिश्रित कृषि देखो, खाद्यान्न फसल व पशुपालन एक साथ, मतलब साथ किया जाता है, उसी को मिश्रित कृषि किया जाता है। तो कहते हैं क्षेत्र कौन कौन सा है, यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में ये सब क्या है, मिश्रित कृषि अधिक होता है। देखो, रोपण कृषि किसे बोला जाता है, जो रोपा जाता है, जैसे क्या, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास भी एक क्या है, ये रोपण कृषि है। कपास के बारे में तो नहीं जानते थे, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये हम नोट डाउन कर दिए। तो कपास भी क्या है, एक रोपण कृषि है। क्षेत्र कहाँ है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत व यहाँ पे श्रीलंका में चाय, ये रोपण कृषि का। ठीक, इसमें क्या क्या जरूरत है, इसमें गहन श्रम लगता है, तकनीकी व पूंजी, खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग खेत के पास, उद्योग जो होगा वहाँ वो क्या होगा, खेत के पास होगा। यहाँ पे गहन परिवहन जाल होगा, क्या रहेगा, गहन परिवहन जाल होगा। ठीक, मुख्य फसलें कौन कौन से, चावल, जैसे क्या है, चावल के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएँ, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान देना। आप एनसीईआरटी जरूर रेगुलर, अभी आप लेसन देख लियो, उसके बाद आप तुरंत एनसीईआरटी पास में रखना और रिलेट करके पढ़ना, और उसके बाद फिर पीडीएफ बाद में आप देख लेना। ठीक, आप अगर जो न्यू एस्पिरेंट हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 4 से 5 बार आप सारा 6 to 12 का एनसीईआरटी जो है वो पढ़ा। अब इसके अलावा आपको दूसरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं पे आपको कुछ डीप में नॉलेज लेना है तो वो आप अदर सोर्सेज से आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। चावल उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय। देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है। चावल कौन सा फसल है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध। ठीक, ये इसके लिए क्या क्या तापमान होना चाहिए, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता व वर्षा भी क्या होगा, अधिक। जलोढ़ मृदा, इसके लिए मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। क्यों, क्योंकि पता है कि चावल की खेती, यानी कि चावल की खेती के लिए क्या, पानी की भरपूर मात्रा। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या है कि पानी का रिसाव बहुत कम होता है, यानी कि पानी का रिसाव कम होता है। इसलिए क्या, इसकी जो मिट्टी होगी क्यों, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। देखो, जैसे चीका युक्त, जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक हो। जैसे बालुई मिट्टी में करेंगे तो बालुई मिट्टी क्या है, वो पानी को क्या करता है, बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, मतलब कि सोख लेता है नीचे। तो उसमें कितना पानी डालेंगे, उसमें डेली पानी डालना पड़ेगा, तो हम उसमें कर सकते हैं, चूँकि हमारे यहाँ उतना पानी का है नहीं। ठीक, क्षेत्र कौन कौन सा, चीन प्रथम स्थान पे, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ करता है, कौन करता है, चीन करता है। दूसरे नंबर पे भारत है। जापान, श्रीलंका, मिस्र, भारत के पश्चिम बंगाल और असम में उपयुक्त दशाओं में के कारण क्या 2 से 3 फसलें होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से राज्य में चावल की खेती 2 से 3 बार होता है, 2 से 3 फसल होता है। ठीक, देखो, चावल की खेती में क्या क्या है, इसमें भी अधिक परिश्रम लगता है। इसको क्या कर रहे हैं महिलाएं, क्या करें, इसको रुपाई करें। दूसरा गेहूँ, इसमें क्या है, मध्यम तापमान व वर्षा मध्यम हो, तापमान भी मध्य रहेगा और वर्षा भी कम। ये गेहूँ की जो रुपाई होता है नवंबर से दिसंबर के माह में होता है, लास्ट नवंबर और दिसंबर और स्टार्टिंग दिसंबर में होता है। ठीक, इससे पूछे जा सकते हैं कि गेहूँ की बुआई कब होती है, चावल की बुआई कब होती है, चावल की तो चावल कब होता है, ये जुलाई में, मेनली जुलाई में। ठीक, तब ये इसमें क्या किया, मध्यम तापमान व वर्षा भी मध्यम, शीत ऋतु में इसे रबी फसल कहा जाता है। ठीक, ये शस्य कर्तन, ये मतलब कटाई के दौरान उच्च तापमान, उसमें कटाई कब होता है, मार्च में, मार्च में। तो वहाँ उस समय क्या होता है, तापमान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो तापमान क्या इसका अधिक होना चाहिए कटाई के समय। मृदा क्या, कौन सा मृदा में, दोमट मिट्टी में। क्षेत्र कौन सा, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक, देखो एक चीज़ और बताते हैं, विश्व का
विश्व का 28%, विश्व का 28% जो गेहूँ का आपूर्ति करता है, कौन करता है? यूक्रेन और रूस मिल करके करता है। और उसमें से रसिया जो है 21% को आपूर्ति करता है, यूक्रेन जो है 7% को करता है। और यूक्रेन और रसिया के बाहर यानी कि जो लड़ाई अभी चल रहा है, फरवरी से स्टार्ट है, उसके कारण क्या है, यानी कि विश्व में ये गेहूं की आपूर्ति होने लगा था, लेकिन इसमें भारत जो है उतना फ़ायदा बेनिफिट नहीं उठा पाया जितना उठाना चाहिए था। ये करंट न्यूज़ है, ये इसमें ऐड कर लेना, ध्यान नहीं था, ये ऐड कर लेना कि क्या विश्व में 21% जो आपूर्ति करता है, कौन करता है? रसिया करता है, रूस करता है, और 7% जो है वो यूक्रेन करता है। ठीक, मिलेट को ही मोटा अनाज बोला जाता है, ठीक। ये कम उपजाऊ होते हैं बलुई मिट्टी में, बालू मिट्टी में होता है, कम वर्षा, इसके लिए वर्षा की मात्रा कम होनी चाहिए, और ये उच्च व मध्यम तापमान होना चाहिए। फसल ज्वार बाजरा रागी क्षेत्र में कौन कौन सा है? नाइजर, चीन, नाइजीरिया, पश्चिम व दक्षिण भारत की वृष्टि छाया क्षेत्र में। देखो बता देते हैं क्या, ये जो मोटे अनाज की खेती होता है कहाँ होता है? भारत में। ये राजस्थान में भी होता है। अच्छा, ये क्या भारत है? ये भारत है, ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ पे इस एरिया के क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र। और राजस्थान में भी क्या है? वहाँ पे बारिश कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये और रागी का खेती होता है अधिक मात्रा में, रागी। राजस्थान में बाजरा होता है, ये महाराष्ट्र में भी बाजरा होता है, जहाँ पे वर्षा कम होता है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में। ठीक, मक्का, देखो ऊपर में एक कोट दिया था मक्का के बारे में, तो देख लेते हैं। मक्का को कौन के नाम से जाना जाता है? विश्व में इनके विभिन्न रंगों व बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। जो उच्च कहने का मतलब जो उच्च मतलब किसी चीज मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो क्या इसको कौन बोलते हैं? मूवी में देखे कौन, ठीक। पॉपकॉर्न जो होता है, पॉपकॉर्न कौन से पॉपकॉर्न बनता है, इसलिए कौन बोला जाता है। ठीक, मक्का मध्य तापमान व वर्षा अधिक धूप इसके लिए चाहिए। ये अपवाहित उपजाऊ मिट्टी, मतलब कि उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। क्षेत्र कौन सा है? यूएसए, ब्राज़ील, चीन, रसिया, कनाडा, भारत व मैक्सिको में इसका उत्पादन होता है अधिक मात्रा में। देखो कपास के बारे में, देखो कपास की खेती कैसा होता है, कपास कैसा होता है? ये कपास के लिए क्या क्या जरूरत है? ये उच्च तापमान होना चाहिए, हल्की बारिश होनी चाहिए। तापमान उच्च व वर्षा हल्का। ये 200 से 210 पाला रहित दिन व तेज चमकीली धूप। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये इसमें कितनी वर्षा कैसा होना चाहिए और इसके लिए कैसी मौसम होना चाहिए। तो 200 से 210 दिन पाला रहित दिन होना चाहिए, तेज व चमकीली धूप होना चाहिए। काली व जलोढ़ मृदा में होता है, ये काली व जलोढ़ मृदा में, इसीलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ कपास की जो खेती होता है कहाँ होता है? गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। क्षेत्र कौन कौन सा है? यूएसए, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में। ठीक, पटसन को ही जूट बोला जाता है, जूट। ठीक, तो जूट की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये बांग्लादेश, हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में होता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक, जलोढ़ मृदा उच्च तापमान इसके लिए होना चाहिए, भारी वर्षा व आर्द्र जलवायु होना चाहिए। ठीक, इसलिए यहाँ पे अधिक मात्रा में ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, इसीलिए क्या वहाँ पे खेती अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय फसल है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल है। देखो भारत और बांग्लादेश, अभी बोले थे बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होता है। कॉफ़ी क्या है? ये गर्म व आर्द्र जलवायु इसके लिए होना चाहिए। सुअपवाहित दोमट मृदा होना चाहिए, पर्वतीय ढाल होना चाहिए। क्या पर्वतीय ढाल होना चाहिए? ब्राज़ील अग्रणी राष्ट्र है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ठीक, कोलंबिया भारत में भी होता है, भारत में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में होता है। और हाँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में सबसे अधिक होता है। ठीक, चाय, देखो पहले कॉफ़ी के बारे में यहाँ पे रोचक तथ्य है, देख लेते हैं क्या है। ये कॉफ़ी के पौधे की खोज कैसे हुआ था, इसके बारे में। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में क्लादी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपने बकरियों को अनोखी उछल कूद की हरकतें को देखकर परेशान था। यानी कि कहने का मतलब जो वो बकरी चराता था और वो क्या करता था, बकरियां जो उसको खा करके वो टेस्टी लग रहा था, तो टेस्टी लगता था तो क्या करता था, उसकी हरकतें क्या था, अजीब था। मतलब कि वो बहुत बकरियां जो था वो बहुत खुश रहने लगा था, तो उसकी हरकतें देख करके वो क्या परेशान हो गया था। एक दिन उसने भी क्या किया था, उसको शहादरी, इसके देखो क्वेश्चन आ सकते हैं, शहादरी पौधे
इसे सहाद्री पौधा भी कहा जाता है। सहाद्री पौधे की फलियों को चखकर देखा, वो भी बकरियों के साथ, जब बकरी बकरियाँ जो खा लेते थे तब वो क्या, वो भी एक दिन ट्राई किया था। तो जिन्हें कि बकरियाँ प्रतिदिन खाया करती थी, उसे आनंद भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में सारे संसार को बताया। ठीक, देखो खाद्य सुरक्षा के मतलब बारे में दिया है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार और आवश्यकता और प्राथमिकता का आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। देखो ये सब जो बॉक्सेस है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे तो इसका अब बोलो कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोट करेंगे कहाँ, इसको कोट करेंगे हम एस्से में। जो एस्से पूछा जाता है, एस्से हमसे पूछा जाता है, उसमें हम ये कोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर राइटिंग होगा मॉडल हो जाएगा। ठीक, मॉडर्न तरीके से। चाय के बारे में देख लेते हैं। देखो चाय की खेती क्या है, चाय की ये भी पर्वतीय इलाके में होता है, इसमें भी ढाल की ज़रूरत होती है। देख लेते हैं, ये बगानों में होता है। ठंडी जलवायु व वर्षा भर सम वितरित उच्च वर्षा, यहाँ पे क्या वर्ष भर सम वितरित, यहाँ वर्षा की जरूरत अधिक होता है। मंद ढाल व युक्त क्षेत्र, मंद ढाल होना चाहिए, यानी कि पहाड़ों का यानी कि हल्का ये मंद ढाल होना चाहिए। ठीक, सो अपर्याप्त दोमट मृदा, कौन सा मिट्टी होना चाहिए, दोमट मिट्टी होना चाहिए। गहन श्रम व प्रावधान, गहन श्रम प्रधान, ये क्या है, इसमें इसका जो पत्तियां जो तोड़ा जाता है, चाहे जो चीज़ से तैयार होता है, उसको तोड़ने के लिए क्या बहुत अधिक मेहनत लगता है। तो इसमें क्या है, ये बहुत अधिक इसमें श्रम की जरूरत होता है। क्षेत्र कौन सा है, भारत, श्रीलंका, चीन। श्रीलंका सबसे ज़्यादा क्या है, निर्यातक देश है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है कौन सा है, श्रीलंका। और चीन जो है क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पाद तो सबसे अधिक करता है, लेकिन निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है, श्रीलंका करता है। चीन और इंडिया क्या करता है, वो अपने क्या करता है, वो अपने यहाँ खपत कर लेता है बहुत अधिक मात्रा में। देखो यहाँ पे दिया गया जो मैप बना है, इसमें नंबरिंग देखो, नंबरिंग देख लेना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी खेती होता है, कौन कौन किस के प्रकार की खेती होता है। गहन निर्वाह खेती कहाँ कहाँ होता है, तो गहन निर्वाह खेती होता है म्यांमार में होता है, गहन निर्वाह खेती होता है, चाइना में होता है। ठीक, इंडिया में होता है। स्थानांतरित कृषि कहाँ होता है, इंडिया में भी होता है। अफ्रीका में होता है, इंडोनेशिया में होता है, ये सब देख लेना। देखो भारत की खेती कैसे, भारत और ये देखो कंपेरिजन कर लेना। एक कंपेरिजन करने के लिए इसका लगाए हुए कि क्या भारत की खेत कैसे है, यानी देखो छोटे छोटे टुकड़े में, और ये देखो यूएसए का देखो कितना बड़ा बड़ा खेत है, ये इसकी क्या कितनी बड़ी बड़ी खेत है। और देखो इसी के बारे में बता रहे थे। देखो ये यहाँ पे क्या है, खेती हो रहा है, और इसी में क्या हो रहा है, उसको पशुपालन हो रहा है, मुर्गी पालन यहीं पे किया जा रहा है। ठीक, देखो क्वेश्चन 2 को पूछा गया था 2020 में मेंस में, एक ये 10 नंबर का था, ये 10 नंबर का था, 150 वर्ड का। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन व विपणन में बाधाएं क्या बाधाएं, उसके बारे में। ठीक, दूसरा जो है वो धान गेहूं को सफल बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख कारण उत्तरदायी है। इसे सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है, ये 250 नंबर के पूछा गया था। 250 मार्क के पूछा गया था, यानी कि 15 नंबर का। ठीक, ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है मेंस का। तो इसे हम देखो एक मॉडर्न आंसर कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में मतलब कि मैं तो अपना ये ओपिनियन देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो करना, और ना तो फिर आप कमेंट में सुझाव दे सकते हो। जैसे क्या, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। धान और गेहूं जो है वो सफल बनने के कौन कौन से प्रमुख कारण उत्तरदायी है, क्या कारण, कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली जो है भारत में अभिशाप कैसे बन गई। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्या, एक भूमिका कैसे लिखें। अगर जो आपको कोई कोड या फिर कोई डाटा याद है तो आप भूमिका में उसे ऐड कर सकते हो, और नहीं तो फिर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एक डायरेक्ट सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। क्या 1966 के बाद हरित क्रांति के विशेष तौर पर हरित क्रांति के बाद भारत जो है क्या हुआ, विशेष तौर पर आत्मनिर्भर हो गया। ठीक, जिसमें खाद्यान्नों की आपूर्ति हुई। ठीक, आपूर्ति में कमी हुई। ठीक, अब ये हो गया, लिख सकते हो ये
छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसके बाद फिर प्रमुख। अब दूसरी चीज़ मैं ये सलाह दूंगा कि हिंदी माध्यम जो के बच्चे होते हैं या फिर लोग होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो पैराग्राफ में लिखते हैं। ये कभी ना गलती करो, ये गलती ये पुरानी हो गया। इसीलिए क्या है, इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट है, वो क्या हम लोग से आगे निकल रहे हैं। वो क्या उनका देखना, मेंस का देखना, कॉपी देखना कि वो क्या कीवर्ड में लिखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बना करके लिखते हैं। वो क्या ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है, वो ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। तो जैसे हम लोग भी मेन बॉडी में लिखते हैं, बॉडी पार्ट में लिखते हैं जैसे प्रमुख कारण। ये क्या है, प्रमुख कारण कौन कौन सा पूछा, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पे ध्यान देना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। तो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो प्रमुख कारण क्या है, हरित क्रांति। तो सबसे पहले हरित क्रांति सरकार की प्रमुख नीतियाँ लिख सकते हैं। सरकार की कौन कौन सी प्रमुख नीतियाँ, क्या था सरकार की प्रमुख नीतियाँ, मतलब कि सरकार बढ़ावा दिया था विदेश से। सबसे पहले क्या था, गेहूँ में हरित क्रांति हुआ था। उसमें जो हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो क्या किए थे, अमेरिका से जाकर के अमेरिका के जो बीज था वो हाइब्रिड बीज उसके लिए डील किए थे और वहाँ से बीज को आयात किए थे और गेहूं में बढ़ावा मिला था, गेहूं के उत्पादन में बढ़ावा हुआ था। तो क्या एक पहला क्या लिखते थे, हरित क्रांति। दूसरा क्या, सरकार की प्रमुख नीतियाँ। तीसरा क्या ये इसका एरिया दे देना, मैप बना देना। अरे यार नीचे तो जगह यहाँ स्पेस नहीं बचा। जैसे क्या इस एरिया में क्या हुआ, हरित क्रांति हुआ, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में क्या इसको दे देना कि क्या कौन सा एरिया में हुआ, ठीक। और फिर उसके बाद फिर अभिशाप, इसके बारे में पूछा गया अभिशाप। तो अभिशाप के बारे में क्या, तो इसमें सिर्फ क्या था, धान और गेहूं को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हो गया, तिलहन की फसल जो हो गया, तिलहन की उत्पादन में क्या हो गया, कमी हो गया, जिससे क्या तिलहन की आयात के कारण, मतलब आयात करने के लिए भारत का एक बड़े मात्रा में जीडीपी को लगाया जा रहा था, क्या तिलहन को, तेल और दलहन को, फसल को आयात करने के लिए। और दूसरी बात क्या हो गया, जब ये गेहूँ और हरित क्रांति की जो डिमेरिट था क्या, कि ये इसमें अधिक मात्रा में मतलब कि पानी की ज़रूरत होता था। अब अधिक मात्रा में ज़रूरत होता था, तब ये क्या, जो भौम जल का स्तर में भी क्या है, गिरावट आने लगा था। एक ये भी, मतलब ये भी लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। तिलहन की कमी हो गया था दूसरा, और ये तिलहन की जब कमी हो गया था तो जीडीपी का एक बड़े मात्रा जो कहा जा रहा था विदेश से जा रहा था। उसके बाद फिर लिख सकते हो क्या, भूमि का बंजर होना कैसे कह सकते हो क्या, कि अधिक रसायन का प्रयोग होने लगा था। और दूसरी चीज़ क्या, कि जो दलहन और तिलहन की जो फसल होते हैं उसकी जड़े में राइजोबियम नामक की एक जीवाणु पाया जाता है, जो क्या उर्वरक मिट्टी को क्या उर्वरक बनाने में मदद करता है, सहायता करता है, ठीक। अब फिर क्या लिख सकता हूँ, असमानता। लोगों में क्या, किसानों में असमानता बढ़ी। अब ये कैसे बोल सकते हो क्या, तो देखो ये जो हरित क्रांति हुआ था, कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वहाँ के किसानों को लाभ ज़्यादा मिला, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो किसाने हैं वो वहाँ की जो किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ था। तो क्या असमानता, इसमें गैप बढ़ा, ठीक। ये लिख सकते हो ऐड करके, मतलब ये पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना, ठीक। इसे लिखने का कोशिश करना, ठीक। वीडियो को पॉज करना या खुद से कोई कुछ अपने माइंड में आया होगा तो उसे आप लिखने का कोशिश करना, ठीक। अब इसका क्या कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि क्या ये तो बात सही है कि क्या ये खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन क्या है कि आज जो पहले क्या होता था कि खाद्यान्न, मतलब कि यहाँ खाद्यान्न नहीं था, तो गेहूँ जो था अमेरिका से निर्यात किया जाता था, जहाँ जो कि वहाँ को जानवर को दिया जाता था, और वो अनाज को हम लोग क्या करते थे, हम लोग यूज करते थे। ये सब नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ, ये सब ज़्यादा अथी भी आलोचना भी करना नहीं है, सही बात नहीं है। तब क्या ये भी लिख सकते हो कि ये तो सही बात है कि क्या खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। आज क्या है, हम लोग मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं, वैश्विक स्तर पे हम लोग मोटे अनाज पे बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे क्या अभी प्रधानमंत्री जो थे वो जो कॉन्फ्रेंस में I2E2 वार्ता में भी क्या मोटे अनाज पे क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, उसको भी बढ़ावा दे रहे थे। और जो हमारे खाद्यान्न मंत्री पीयूष गोयल साहब जो है वो भी क्या ये मोटे अनाज को क्या बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से एक आंसर राइटिंग कर सकते हो। और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, अरे शेयर किया करो यार, क्योंकि देखो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हिंदी माध्यम में कंटेंट की कमी है, तो हिंदी माध्यम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, उसको लाभ मिले, इसलिए क्या करें, शेयर किया जाए।
और बाकी टेलीग्राम चैनल पे जाकर के जो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना स्टडी IAS विद वर्मा जी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।